वेलकम इन न्यूमिनस एजुकेशनल एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस की, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन में आज हम समझेंगे कि कौन सा दिया गया हमारा रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, कौन सा रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है और कौन सा दिया गया रिलेशन हमारा ट्रांसिटिव होता है, और इनको आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है। और हम ये भी समझेंगे इस वीडियो में कि किस तरह से हम किसी भी दिए गए रिलेशन को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन इन सब को समझने से पहले हम पहले ये समझते हैं कि रिलेशन आखिर क्या होता है। तो आइए सबसे पहले समझते हैं रिलेशन को। रिलेशन, यहाँ पे अगर हम देखें कि लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट। यहाँ पे ए क्या है? एक नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट कहने का मतलब क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो। अगर हम एम्प्टी सेट की बात करते तो एम्प्टी सेट का मतलब हम जानते ही हैं कि फाई से मतलब है, क्योंकि ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट हो ही ना, तो दैट मीन्स वो एम्प्टी है। पर यहाँ पे तो कुछ ना कुछ एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो नॉन एम्प्टी है। तो दैट मीन्स इस केस में यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है इस दिए गए सेट ए में। तो और क्या कंडीशन है कि लेट आर इज सबसेट आर इक्वल टू ए क्रॉस ए, देन आर इज कॉल्ड ए रिलेशन ऑन ए। तब क्या होगा? आर एक रिलेशन होगा किसमें? ए के साथ। अगर हम बात करते हैं एक एग्जाम्पल की, जैसे कहा जाए कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, मतलब हम कह सकते हैं कि ए इज रिलेटेड टू बी। यहाँ पे ए किससे रिलेट कर रहा है? बी से रिलेट कर रहा है। एंड वी राइट ए आर बी, मतलब यहाँ पे आर क्या डिनोट कर रहा है? रिलेशन को दिखा रहा है। और सपोज करिए अगर ए एक ब्रदर है, बी क्या है? सिस्टर है, तो ए और बी में क्या एक रिलेशन है? भाई और बहन का रिलेशन है। मतलब क्या कर रहा है कि ए बी से रिलेट कर रहा है। मतलब अगर ए ब्रदर है और बी सिस्टर है तो उनके बीच में एक रिलेशन बन रहा है, भाई और बहन का उनके बीच में एक रिलेशन जनरेट हो रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ए रिलेट किससे कर रहा है? बी से कर रहा है। पर सपोज करिए इफ ए कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। तब उस केस में क्या कर रहा है? ए तो रिलेट ही नहीं कर रहा है बी से। क्यों नहीं रिलेट कर रहा है? सपोज करिए अगर एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए एक पर्सन ए किसी कंट्री से है और दूसरा पर्सन किसी अनदर कंट्री से है, तो उन दोनों के बीच में तो कोई रिलेशन है नहीं। तो जब उनके बीच में कोई रिलेशन ही एस्टैब्लिश नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स वहां पे कोई चीज रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो मतलब वहां पे ए रिलेट नहीं करेगा बी से। सपोज करिए हम कुछ और भी एग्जांपल लेते हैं इन रिलेशंस को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं एग्जांपल्स को। Let A be the set of students of class 12th of a school and B be the set of students of class 11th of the same school. सपोज करिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए क्लास 12th के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एक ग्रुप है जिनको हमने सेट ए नाम दिया है, और उसी स्कूल के क्लास 11th के कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका एक ग्रुप है जिसको हमने सेट बी नाम दिया है। तो यहाँ पे जो सबसे समझने वाली बात है वो ये है कि भले ही चाहे ग्रुप ए के स्टूडेंट हों चाहे वो ग्रुप बी के स्टूडेंट हों, भले वो डिफरेंट क्लासेस में पढ़ रहे हैं, चाहे वो बच्चे क्लास 11th के हों चाहे क्लास 12th के हों, पर हैं कहाँ के? पर वो सेम स्कूल में ही पढ़ रहे हैं। मतलब उनके बीच में एक रिलेशन किसका है? सेम स्कूल का। भले वो डिफरेंट क्लास के स्टूडेंट्स हैं, वो डिफरेंट सेक्शंस में पढ़ रहे हों, पर हैं कहाँ? एक सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं। मतलब उनके बीच में एक सेम स्कूल का रिलेशन डेवलप हो रहा है। अब सपोज करिए उसी स्कूल में उसी क्लास 11th में क्लास 12th में कुछ लड़के भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लड़कियां भी पढ़ रही होंगी। तो सपोज करिए वहाँ पे क्या है, देन सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ रिलेशन वहाँ पे जनरेट हो रहा है जो ए से बी का, वो हम बताएंगे। यहाँ पे देखेंगे कि सपोज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी सच दैट ए इज ब्रदर ऑफ बी। मतलब मान लीजिए क्लास 12th में कुछ बच्चे हैं जो कौन है? भाई हैं। किसके? जिससे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं वो। और सब इसी तरह से ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, ए सिस्टर ऑफ बी। मान लीजिए वहाँ पे सेक्शन जो 12th है हमारा, वहाँ पे कुछ लड़कियाँ भी पढ़ रही हैं जो किसकी सिस्टर हैं? बी की, मतलब जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं। सिमिलर वे में ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, एज ऑफ ए इज ग्रेटर देन एज ऑफ बी। ऑब्वियस सी बात है भाई, जो क्लास 12th में स्टूडेंट पढ़ रहे हैं वो ऑब्वियस सी बात है कि भाई वो एज में बड़े होंगे। किससे? बी से। मतलब जो क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उन बच्चों से ऑब्वियस सी बात है उनकी एज बड़ी होगी। तो मतलब इनमें क्या एक रिलेशन बन रहा है, चाहे वो एज का हो, चाहे वो सिस्टर का हो, चाहे ब्रदर का हो, मतलब उनके बीच में भी एक रिलेशन डेवलप हो गया वहाँ पे जाके। सिमिलर वे में इसी तरह से हमने यहाँ पे देखा कि उनके बीच में किसका रिलेशन था शुरुआत में? पहले एक सेम स्कूल में पढ़ रहे थे
तो उनके बीच में एक रिलेशन बन गया क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट के बीच में, एक सेम स्कूल का रिलेशन। लेकिन जब हमने उसमें और डीपली देखा कि भाई उसमें कुछ लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं जिसमें भाई बहन का रिलेशन है, या फिर कोई बहन है या भाई है, या फिर उनमें एज का फैक्टर है कि कोई एज में बड़ा है, तो इसी तरह से हम डिफरेंट टाइप्स में वहाँ पे एक रिलेशन को जनरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। वहाँ पे रिलेशन जनरेट भी होगा और नहीं भी हो सकता है, पर वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन वहाँ पे किस तरह की है। जैसे मैंने बताया आपको कुछ इसके पहले कि जब अगर हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री की बात करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे कंट्री में क्या होगा कि दो अननोन पर्सन होंगे और जिनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ रिलेशन डेवलप नहीं होगा। लेकिन जब रिलेशन डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे इस तरह के रिलेशंस को हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने डिफरेंट टाइप्स के रिलेशन को देखा। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट नोट वाली बात है, वो आपको हमेशा रिमेंबर रखनी है कि अगर इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, अगर मतलब ए और बी का रिलेशन है, तो मतलब ये कह सकते हैं कि ए रिलेट कर रहा है किससे, बी से रिलेट कर रहा है। किसके अंडर, इस रिलेशन आर के अंडर वो रिलेट कर रहा है, मतलब ए का रिलेशन बी से बन रहा है। तो हम इसको किस तरह लिखते हैं, ए आर बी। हम इसको किससे राइट करते हैं, ए आर बी से। मतलब यहाँ पे आर क्या डिनोट कर रहा है, रिलेशन को दिखा रहा है। मतलब ए रिलेट कर रहा है बी से, किसके अंडर, रिलेशन ऑफ आर से। तो आइए अब नेक्स्ट समझते हैं रिलेशन को, एम्प्टी रिलेशन को। तो आइए देखते हैं। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। मतलब कोई रिलेशन आर है किसी सेट ए में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एम्प्टी रिलेशन बोलेंगे। कब बोलेंगे, इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब जब कोई एलिमेंट ए का रिलेट ना कर रहा हो किससे, किसी एनी एलिमेंट ऑफ ए से। मतलब ये है कि आर इज इक्वल टू फाई इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। यहाँ पे फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट मतलब क्या है, यहाँ पे एम्प्टी रिलेशन हो रहा है, तो इस द यहाँ पे क्या है, एम्प्टी रिलेशन हम इसको यहाँ पे बोलेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम्प्टी सेट का मतलब क्या है कि वहाँ पे कोई एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ पे फाई है। तो दैट मीन्स यहाँ पे इसको मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। सपोज करिए कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 है, 3 एलिमेंट है किसी सेट ए में, एंड आर इज इक्वल टू a कॉमा बी सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 8। यहाँ पे a और b में एक रिलेशन है अंडर r। तो यहाँ पे देखिए मतलब ये क्या है कि अगर हम a और b की सम करें, a और b की कुछ भी डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं, उनका सम करते हैं, तो वो 8 आना चाहिए। बट यहाँ पे आप देखिए कि देन नो एलिमेंट ऑफ इज रिलेटेड ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ a, सो r इज एन एम्प्टी रिलेशन। तो आइए इसको समझने के लिए हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से एम्प्टी रिलेशन को शो कर रहा है। तो आइए देखते हैं। तो आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल को, जो कि एम्प्टी रिलेशन में दिया गया एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल में क्या है, अगर मैं ले रहा हूँ कि लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3, ये सेट है एक ए जिसमें 3 एलिमेंट हैं, एंड ये एक रिलेशन है जो डिफाइन किया गया है ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 8। यहाँ पे इन द सेंस ये है कि अगर इस रिलेशन में अगर हम ए प्लस बी की वैल्यू रखें, और ये ए और बी की वैल्यू कहाँ से हो, इस दिए गए सेट ए से। अगर मैं a और b की वैल्यू इस दिए गए सेट से लेता हूं तो हमें हमेशा क्या मिलना चाहिए, 8 मिलना चाहिए। पर इस कंडीशन में क्या ये चीज़ हो रही है या नहीं हो रही है, तो आइए देखते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 ले लेता हूँ, b इज इक्वल टू 2 ले लेता हूँ और दोनों को सम करूँ, तो 1 + 2 कितना आएगा, 3 इज नॉट इक्वल टू 8, 8 के इक्वल नहीं है। अगर मैं 2 + 3 लेता हूँ तो दैट इज़ 5, 5 इज ऑलवेज नॉट इक्वल टू 8। अगर मैं यहाँ पे 1 + 3 लेता हूँ दैट इज़ 4 इज़ नॉट ऑलवेज इक्वल टू 8। अगर मैं a और b की सेम ही वैल्यू ले लूँ, अगर मैं 3 ही ले लूँ तो 3 + 3 मतलब a इज इक्वल टू b 3 है और b इज इक्वल टू b 3 है। अगर ये दोनों वैल्यू मैं सेम ले लूँ तो ये क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल टू 8 है। तो यहाँ पे किसी भी कंडीशन में या किसी भी सिचुएशन में हम अगर देखें तो a और b की वैल्यू रखने पे हमें 8 नहीं मिल रहा है, मतलब ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि देन नो एलिमेंट ऑफ a इज रिलेटेड ऑफ a इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ a, सो r इज एन एम्प्टी रिलेशन। क्यों एम्प्टी रिलेशन कह रहे हैं, क्योंकि भाई जो हमें रिलेशन डिफाइंड किया गया है a + b इज इक्वल टू 8, अगर हम a और b की वैल्यू इस दिए गए सेट से ले रहे हैं तो यहाँ पे रखने पे ऐसी कोई भी वैल्यू या इनपुट रखने पे ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। मतलब इसको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा जब इस कंडीशन को, तो मतलब कोई एलिमेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या है, एम्प्टी रिलेशन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, दैट इज अ एम्प्टी रिलेशन। तो आइए देखते हैं आगे। आइए देखते हैं यूनिवर्सल रिलेशन को। सपोज करिए अ रिलेशन आर इन अ सेट इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब सपोज करिए अगर हम कोई रिलेशन आर लेते हैं किसी सेट में, तो इसको यूनिवर्सल रिलेशन कब बोलेंगे, जब ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ ए।
मतलब 10 R इज इक्वल टू A क्रॉस A इज द यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब कोई भी दिया गया सेट हमारा यूनिवर्सल रिलेशन तभी हो सकता है जब ईच एलिमेंट ऑफ A किससे रिलेट कर रहा हो, एवरी एलिमेंट ऑफ A से। तो इसको हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज करिए कि लेट A इज इक्वल टू 1 2 3 है एंड R इज इक्वल टू A कॉमा B सच दैट A प्लस B इज लेस देन R इक्वल टू 6 है। तो देन एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ B, सो R इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन A। तो आइए देखते हैं ये कैसे है, किस तरह से ये शो कर रहा है कि यूनिवर्सल रिलेशन है। यहाँ पे क्या है कि A और B क्या है कि एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, किसके अंडर, रिलेशन R के अंदर। मतलब हमें यहाँ पे ये करना है कि हम अगर A और B की कुछ भी वैल्यू लेते हैं सेट A से तो वो लेस देन R इक्वल टू 6 आनी चाहिए। तो अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब ये सेट क्या होगा, यूनिवर्सल रिलेशन होगा। अगर ऐसा नहीं है तो नहीं हो सकता है। तो आइए इसको हम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरह से ये यूनिवर्सल रिलेशन है। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ देखिए इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है एक सेट है लेट A इज इक्वल टू, जिसमें 3 एलिमेंट हैं 1 2 3 एंड R इज इक्वल टू दिया हुआ है A कॉमा B सच दैट A प्लस B इज लेस देन R इक्वल टू 6। यहाँ पे सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात क्या है, वो ये है कि दिस इज द डिफाइंड रिलेशन। ये क्या है, डिफाइंड रिलेशन है। इसमें करना क्या है, हमें इसमें ये करना है कि अगर हम A और B की कोई भी वैल्यू लें और उनका सम करें तो वो हमेशा या तो लेस देन 6 आना चाहिए या फिर इक्वल टू 6 आना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर मैं A और B की वैल्यू को इस दिए गए सेट A से लेता हूँ और इस दिए गए सेट में अगर इनकी वैल्यू को रखता हूँ तो उसके ऑब्जर्वेशन से हमें क्या मिलता है, आइए देखते हैं। अगर मैं 1 प्लस 2 को सम करूँ दैट इज़ 3 आएगा जो कि ऑलवेज लेस देन 6 है। अगर मैं 2 प्लस 3 को ऐड करूँ तो 5 आएगा जो कि ऑलवेज लेस देन 6 है। अगर मैं 1 प्लस 3 को ऐड करता हूँ तो 4 आएगा, ऑलवेज लेस देन 6 है। सिमिलर में अगर इसी तरह से अगर मैं सेम वैल्यू ले लूँ, मतलब A और B की वैल्यू मैं क्या ले लूँ, सेम ले लूँ। अगर मैं 3 प्लस 3 भी ले लूँ तो दैट इज 6, मतलब जो कि इक्वल टू किसके है, 6 है। मतलब अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हर एक सिचुएशन में, हर एक कंडीशन में अगर मैं इस दिए गए डिफाइंड रिलेशन में अगर मैं A प्लस B की वैल्यू निकाल रहा हूँ तो वो हमेशा या तो लेस देन 6 आ रही है या फिर इक्वल टू 6 आ रही है। मतलब ये ईच एंड एवरी कंडीशन में क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि देन एवरी एलिमेंट ऑफ A इज रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ B, सो R इज यूनिवर्सल रिलेशन ऑन A। मतलब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं कोई भी वैल्यू इस दिए गए सेट A से A और B की वैल्यू रख रहा हूँ तो हर एक सिचुएशन में क्या कर रहा है, इसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट मीन्स ये क्या है, एक यूनिवर्सल रिलेशन है। तो आइए देखते हैं अब आगे। तो आइए देखते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि आज हमारे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक था, टाइप्स ऑफ रिलेशन। मतलब कौन सा रिलेशन हमारा रिफ्लेक्सिव कब होगा, सिमेट्रिक कब होगा, ट्रांजिटिव कब होगा, उसकी कंडीशंस क्या हैं। तो आइए देखते हैं। सपोज करिए कि अ रिलेशन R ऑन अ सेट A is called reflexive if A comma A belongs to R for every small a belongs to कैपिटल A। मतलब कोई रिलेशन R है हमारा किसी सेट A में, वो A तभी हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव है जब A कॉमा A बिलोंग्स टू R करे। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारा एवरी स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। सिमेट्रिक तभी वो रिलेशन हो सकता है जब a कॉमा b बिलोंग्स टू R करे। मतलब दिस इज इम्प्लाइज दैट ऑल्सो b कॉमा a इज ऑल्सो बिलोंग्स टू R। और हमारी ये भी कंडीशन है ट्रांजिटिव कंडीशन में, अगर हम देखें तो अगर a कॉमा b बिलोंग कर रहा है R में, b कॉमा c बिलोंग कर रहा है R में, तो a कॉमा c को भी बिलोंग करना पड़ेगा R में, तभी वो दिया गया रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो अगर हम रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों में देखें तो इन सब की अपनी अपनी कंडीशंस है। अगर ये किसी भी दिए गए रिलेशन में अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा। तो आइए इसको समझने के लिए थोड़ा सा एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास 3 सेट हैं, सेट A, सेट B, सेट C। सेट A हमारा फादर को डिनोट कर रहा है, सेट B हमारा सन को डिनोट कर रहा है एंड सेट C मदर को डिनोट कर रहा है। इन तीनों के बीच में एक रिलेशन है, उस रिलेशन को हमने नाम दिया है R। सपोज कर लेते हैं कि एक फैमिली है। तो अब यहाँ पे सबसे पहली जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि अगर हम रिफ्लेक्सिव केस की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में ये कहता है कि इफ़ A कॉमा A बिलोंग्स टू R। मतलब अगर यहाँ पे मैं सिंपल सेंस इन द सेंस कहूँ तो अगर आप अपनी इमेज को मिरर में देखें तो मिरर में क्या होता है, देखने के बाद आपको अपनी इमेज वापस में दिखाई देती है, भले ही वो रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रही है। हाँ, ये ज़रूर है कि मिरर में जब भी आप देखते हैं तो आपका लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट में पोर्शन में दिखता है एंड राइट पोर्शन लेफ्ट पोर्शन में दिखता है।
वो जरूर है, बट रिफ्लेक्शन की वजह से ये सारी चीजें होती हैं, पर वो इमेज नहीं चेंज हो रही, वो इमेज आपकी है, वो इमेज किसी और की नहीं है। तो सिमिलर वे में अगर मैं इस बात करूं इस सेट की, तो इस सेट आर फैमिली आर के लिए ये फादर हमेशा फादर ही रहेगा, इसकी इमेज कभी चेंजेबल नहीं होगी। मतलब ये फादर ना तो कभी सन हो सकता है ना कभी मदर हो सकता है, क्योंकि इस आर फैमिली में केवल 3 पर्सन बिलोंग कर रहे हैं, ए बी सी, फादर सन मदर। तो दैट मीन्स इस आर फैमिली के लिए ए हमेशा क्या रहेगा, फादर ही रहेगा, उसकी आइडेंटिटी कभी चेंज नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे कंडीशन रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया। नाउ सेकंड केस सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में ये कहता है कि अब इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन इट इज नेसेसरी टू बी कॉमा ए इज आल्सो बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे अगर आप देखें ए और बी का रिलेशन क्या है, फादर और सन का रिलेशन है। तो मतलब क्योंकि इस आर फैमिली में ये 3 एलिमेंट हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ए और बी का रिलेशन क्या है, फादर और सन का। मतलब हम ये कह सकते हैं ए बी बिलोंग्स टू और वाई बिकॉज ए इज द फादर ऑफ बी। तो अगर ए फादर है बी का, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि बी इज द सन ऑफ ए, क्योंकि दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होगा। आप चाहिए कह दीजिए कि भाई ए जो है पिता है बी का, या फिर हम ये कह सकते हैं कि बी जो है एक बेटा है किसका, ए का। इस फैमिली आर में जाहिर सी बात है, तो वो उसी चीज में बिलोंग कर रहा है, मतलब उनमें कोई डिफरेंसेस नहीं है। दैट इज द केस ऑफ सिमेट्रिक। नाउ थर्ड केस वी हैव टॉकिंग अबाउट द ट्रांसिटिव केस। ट्रांसिटिव में ये कहता है कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, then it is necessary to a comma c is also belongs to r। यहाँ पे अगर आप देखें इन 3 सेट में ए और बी की बात करें तो ए और बी का रिलेशन फादर एंड सन का है। बी और सी की बात करते हैं तो बी और सी का रिलेशन क्या है, सन और मदर का। मतलब इस फैमिली आर के लिए बी और सी क्या है, सन और मदर, इनके बीच में सन और मदर का रिलेशन है। तो ऑब्वियस सी बात है जब हम ए और सी की बात करेंगे तो ए और सी में क्या है, ए और सी, ए हमारा क्या है, ए हमारा डिनोट कर रहा है फादर को, सी हमारा डिनोट किसको कर रहा है, मदर को। तो और इन दोनों का सन कौन है, बी इज द सन ऑफ दीज टू। तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में क्या रिलेशन हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन हुआ। तो ऑब्वियस सी बात है अगर हम इस सेट की बात कर रहे थे, आप फिर से देखिएगा तो अगर ए और बी का रिलेशन फादर एंड सन का है, बी और सी का रिलेशन सन और मदर का है, तो ए और सी का बेटा कौन है, बी है, दैट इज अ सन। तो दैट मीन्स इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या हुआ, हस्बैंड एंड वाइफ का। मतलब ए और सी भी हमारा किस में बिलोंग कर गया, इस फैमिली आर में, इस आर में बिलोंग कर गया। तो एक बात हमेशा रिमेंबर रखनी है कि जब भी किसी दिए गए क्वेश्चन में या किसी दिए गए कंडीशन में या कोई रिलेशन दिया गया हो और हमें चेक करना हो कि वो रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, ट्रांसिटिव है या नहीं, तो हमेशा एक बात रिमेंबर रखिए, रिफ्लेक्सिव के लिए कंडीशन होती है कि ए कॉमा ए बिलोंग हमेशा आर में करना चाहिए, और सिमेट्रिक के लिए अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में तो बी और ए का भी बिलोंग करना पड़ेगा आर में, तभी वो कंडीशन सिमेट्रिक होगी। सिमिलर वे में ट्रांसिटिव के लिए बात करें, अगर ए और बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी और सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो ये ज़रूरी है कि हमारा ए और सी भी किसमें बिलोंग करे, आर में, तभी वो कंडीशन ट्रांसिटिव की होगी। तो यहाँ पे आप सिंपल से एग्जांपल को एक बार मैं फिर रिकैप कर देता हूँ। यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आप देख रहे थे कि फादर की इमेज इस फैमिली आर के लिए फादर की रही, इसलिए वो रिफ्लेक्सिव रहा। और यहाँ पे सिमेट्रिक की बात करें, ए इज़ द फादर ऑफ बी, या हम कह सकते हैं कि बी इज़ द सन ऑफ ए, यहाँ पे कंडीशन सिमेट्रिक की फॉलो हुई। एंड थर्ड कंडीशन मैंने बात की थी कि ए इज़ द फादर ऑफ बी एंड बी और सी का रिलेशन था बी इज़ द सन ऑफ सी। सो ऑब्वियस सी बात है कि ए और सी का रिलेशन क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ का, बिकॉज इनका सन कौन है, बी। तो यहाँ पे हमने कंडीशन देख लिया। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं या जो भी कंडीशंस आई, तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए। इन सबसे एक चीज़ और ऑब्जर्व होती है कि जब भी किसी दिए गए रिलेशन में या किसी दिए गए क्वेश्चन में अगर हमें कोई रिलेशन चेक करना हो इस तरह से, तो एक कंडीशन और आती है इक्वेशन रिलेशन की, जो वो होती है कि अगर कोई दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है, तो वो एक नया रिलेशन को बनाता है। तो आइए उस अब रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपने अगले टॉपिक को, जो कि इस हमारे वीडियो का लास्ट टॉपिक है, इक्विवेलेंस रिलेशन। आपको हमेशा एक बात रिमेंबर रखनी है कि अ रिलेशन आर ऑन अ सेट इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। मतलब ये रखना है, आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई दिया गया रिलेशन हमारा तभी इक्विवेलेंस रिलेशन हो सकता है जब हमारा दिया गया रिलेशन क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। तो हमने पहले ही कंडीशन में देख चुके हैं कि हम किस तरह से किसी रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा दिया गया रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांसिटिव होगा। हम सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव तभी होता है जब ए कॉमा
ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, मतलब वहाँ पे एवरी ए बिलोंग करे ए में। और सिमेट्रिक में हमने देखा था कि जब ए कॉमा बी बिलोंग करता है आर में तो बी कॉमा ए को बिलोंग करना पड़ेगा आर में। और ट्रांसिटिव में अगर ए और बी बिलोंग कर रहे हैं आर में, बी और सी बिलोंग कर रहे हैं आर में, तो ए और सी को भी बिलोंग करना पड़ेगा आर में। तो अगर कहने का सेंस इन द सेंस ये है कि हम बहुत ही आसानी से किसी दिए गए रिलेशन को ये समझ सकते हैं कि हमारा दिया गया रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है या नहीं है। तो आपको बस एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हमेशा याद रखना है कि किसी दिए गए, चाहे वो कोई क्वेश्चन हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर हमको ये पता करना है कि हमारा दिया गया क्वेश्चन है, जो रिलेशन उस क्वेश्चन में दिया गया है वो इक्विवेलेंस रिलेशन है कि नहीं है, तो हमें उसके लिए 3 कंडीशन चेक करनी पड़ती है। पहले रिफ्लेक्सिव, दूसरी सिमेट्रिक, तीसरी ट्रांसिटिव। अगर ये किसी भी रिलेशन में अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल हो रही है, मतलब अगर वो ये 3 कंडीशन हमारी रिफ्लेक्सिव की, सिमेट्रिक की और ट्रांसिटिव की, अगर ये तीनों कंडीशन किसी भी दिए गए रिलेशन में फुलफिल हो जा रही है, सेटिस्फाई कर जा रही है उस दिए गए रिलेशन को, अगर वहाँ पे तीनों चीज़ें फॉलो कर रही हैं, तो हमारा दिया गया रिलेशन क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि किसी दिए गए रिलेशन आर में किसी सेट के लिए वो इक्विवेलेंस रिलेशन तभी हो सकता है जब वो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांसिटिव भी हो। थैंक यू सो मच गाइस। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आगे टॉपिक में डिस्कस करेंगे।